हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 19। तो आज मैं डिस्क्रीट मैथ्स में जनरेटिंग फंक्शन, रेकरेंस रिलेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड पढ़ा। यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला था, मैं लीनियर अलजेब्रा को डेली 1 से 2 आवर्स पढ़ूंगा। तो वो आज तो मैंने नहीं पढ़ा, बट हाँ कॉम्बिनेटरिव में मैंने 20 और 21 लेक्चर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड कल से जो हम पीवाईक्यूज चालू करने वाले हैं। तो गुरु टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सर्च करो G4Gate, डाउट सॉल्विंग की करो। कल मैंने आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताया था। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज मैं आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम बताऊंगा कि ये हम किसका टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लीनियर अलजेब्रा में, इंजीनियरिंग मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वन सॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। या फिर हमारे पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर हम इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ है हमारे पास, या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो उसको मैं बोलूँगा कि मेरा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट में कब बोलूँगा? जब मेरे पास नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसको मैं और फर्दर एक्सप्लेन करूँ। मान लो हमारे पास ऐसी इक्वेशन दी होंगी 4x + 2y + 3z = 0, फिर 9x + 2y + 1z = 3, ठीक है। ऐसी कुछ कुछ हमें इक्वेशन और दी रहती है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने पे अगर हमारे पास मतलब एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब एक्स वाई जेड की कोई एक ही वैल्यू आ रही है, तो उसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर हमारे पास कुछ फ्री वेरिएबल्स वाली टर्म आती है कि हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं उसमें, ठीक है, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होता रहता है। और अगर इनका कुछ वो ही नहीं आ रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं आया, सॉल्यूशन कैसे नहीं आएगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे 4x + 2y = 8 दिया है, और नीचे मैं बोल रहा हूँ 4x प्लस, या फिर मैं बोलता हूँ 8x + 4y = 5। तो यहाँ पर देखो, इसको जस्ट मैंने डबल किया है ना नीचे, ठीक है। तो इसको मैंने डबल किया, लेकिन ये वाली चीज़ डबल नहीं हुई है, राइट हैंड साइड डबल नहीं हुई है। इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है ना। तो इसलिए इसका जो है नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग रहा होगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती है, और उसमें जो है मैंने आपको Ax = b वाली फॉर्म बताई थी, जिसमें से A को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स को बोलते हैं अननोन वेक्टर, या फिर वेरिएबल की मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। और बी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं आपको एक आज ऑगमेंटेड फॉर्म बताता हूँ क्या होता है। Ax = b, यहाँ पे तीनों हमारी मैट्रिक्स होती हैं। इसका जो डायमेंशन है वो होती है m × n, इसकी डायमेंशन होती है n × 1, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी m × 1, ठीक है। जहाँ पर m जो है वो हमारी होती है कितनी हमें इक्वेशन दी है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस। n जो है वो हमारा होता है, यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पे बताता हूँ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इससे हमें वेरिएबल्स बेसिकली पता चल जाएंगे, और ये तो हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, a और फिर ऐसे डैश डैश करके अगर हम b लिखते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये इस फॉर्म को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जो हमारी a है ये नॉर्मल m × n की मैट्रिक्स है, लेकिन a फिर ऐसे ब्लैक स्लैश करके कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पर मान लो मेरी एक a करके दी हुई है 3 - 1 2 0 2 4 0 0 1, और यहाँ पर x बोला था ना मैंने, x y z दिया है, क्योंकि Ax = b वाले फॉर्म में लिखना है ना हमें, Ax = b। a तो ये हो गई, x ये हो गई, b क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पर b को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ भी मान लो 0 0 1 2, ठीक है। नहीं 3 ही है ना, तो 3 ही लिखता हूँ, 0 0 1 लिख देता हूँ, ठीक। अब मैं इसका ऑगमेंटेड फॉर्म कैसे लिखूँगा? मैं इसका ऑगमेंटेड फॉर्म ऐसे लिखूँगा, x नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ b आएगा, ठीक है। इसको लिखने के लिए मैं नॉर्मली अपनी जो a मैट्रिक्स है उसे कॉपी कर लूँगा, 0 2 4 0 0 1, और यहाँ पर जो है 0 0 1, ये जो है मेरी जो है क्या आ गई, ये मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब हमें पता लगाना है कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा, उसके बाद इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब बनेंगे, एंड नो सॉल्यूशन कब बनेगा, ठीक है। आप अभी ये समझ लो कि एक कंसेप्ट होता है कि जैसे हमारे पास कुछ मैट्रिक्स है तो उसकी एक रैंक निकलती है, ठीक है। रैंक निकल के आती है, रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। एक्लियन फॉर्म में हम बदलते हैं। अभी आप बस रैंक समझ लो कि मैट्रिक्स का रैंक भी कुछ होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। ये जो मैट्रिक्स है ये तो मेरी ए मैट्रिक्स है, और ये पूरी वाली मेरी है कौन सी यार, मैं भूल गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैं कैसे लिखता हूँ, ए ऐसे करके फिर बी, ठीक। सो अब मैं आपसे पहली बात बोलता हूँ कि अगर मेरी रैंक ये जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ऐसे करके फिर मैं मान लो कुछ भी यहाँ पे डब्ल्यू लिख दूँ, सो हो जाएगा रैंक ऑफ डब्ल्यू मैट्रिक्स। सो अगर मैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू हो रही है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स के, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है और जो हमारी ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे विजुलाइज करो, ए जो मैट्रिक्स है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इन दोनों की रैंक सेम हो रही है और ये इक्वल टू हो जा रही है हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, ठीक है। वेरिएबल्स कहाँ गिवन थे, ये देखो, ये वाली जो एक्स वेरिएबल है, तो इसमें हमें वेरिएबल्स पता चल जाए कितने वेरिएबल्स हैं। अगर ये इक्वल हो रही है इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसा सॉल्यूशन है, वो है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सेकंड मैं बोलूँ, सेकंड अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हो रही है इसका, और वो लेस देन है हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, ठीक है, मतलब इन दोनों की रैंक इक्वल है ए मैट्रिक्स की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, और जो रैंक है वो लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर ऊपर 3 वेरिएबल है ना, मान लो रैंक 2 आ गई, ठीक है। सो 2 इसकी भी रैंक है, 2 इसकी भी रैंक है, लेस देन है 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इस केस में जो है हमारा क्या मतलब एग्जिस्ट करेगा, इस केस में हमारे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। अब थर्ड केस एक और होता है जब हमारा नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो कब होता है, जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू हो जाए हमारा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। तो जब इन दोनों की रैंक ही इक्वल नहीं आती, सो उस केस में हमारा जो है नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक। अब एक और मैं चीज़ बताऊंगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है। सो पहले जो 2 टर्म्स हैं जहाँ पर पहले में हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और नेक्स्ट में हमारा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो ये जो 2 हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और हमारा ये क्या होता है, ये हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है जहाँ पे हमारा कोई जो है एग्जिस्ट नहीं करता है सॉल्यूशन। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।